गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा 8A में SST प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रही हूँ, जिसमें इतिहास है। इतिहास का पहला चैप्टर है अध्याय 1, कब, कैसे और कहाँ। सबसे पहले इतिहास में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, कब, कैसे और कहाँ, तो उन्हीं पर हमारा चैप्टर बन गया है। और देखते हैं तारीखों का महत्व क्या है इतिहास में। प्राचीन समय में इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। जैसे लोग मानते थे कि इतिहास तो बड़ी उबाऊ है और इसमें तारीखों को रटते चले जाओ, इतिहास ऐसे ही तैयार हो जाएगा। क्या यह धारणा सही है? नहीं। इतिहास में जो बदलाव आया देखते हैं उसके बारे में। इतिहास अलग अलग समय के बदलावों के बारे में होता है। इसका तात्पर्य है कि पुराने समय में चीजें कैसी थी और उसमें क्या परिवर्तन आया है। दूसरी बात, दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उसको वैसे ही मान लेते हैं। क्या वो प्राचीन समय में भी ऐसे ही था? नहीं, प्राचीन समय में वो ऐसे नहीं था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने विद्यालय का। कुछ साल पहले हमारा विद्यालय ऐसे नहीं था जैसे इस समय दिखाई देता है। उसके बिल्डिंग जैसे थे वैसे नहीं थे, काफी परिवर्तन आ गए हैं। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही हर क्षेत्रों में है। हमारे मन में भी कभी कभी ऐतिहासिक सवाल उठते हैं, जैसे चाय या कॉफी पीता हुआ देखकर ये सोचते हैं कि सबसे पहले चाय कौन पिया होगा, भारत में सबसे पहले चाय कौन पिए होंगे, या फिर चाय किस देश में सबसे पहले पिया गया होगा। तो चाय सबसे पहले चीन में पिए थे लोग, चीन के लोग चाय का स्वाद लिए थे पहले। और दूसरा सवाल, जब रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति बाहर झांक के देखता है तो उसके मन में जरूर ये सवाल आता है कि रेलगाड़ी कौन बनाया होगा और सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली होगी, कब चली होगी। तीसरा सवाल है, अगर हम किसी को अखबार पत्र पढ़ते हुए देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अखबार पत्र सबसे पहले कौन पढ़ा होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब होते हैं। भारत का जो पहला अखबार पत्र था वो बंगाल गजट था। और सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में बंबई से थाड़े तक चली थी। ये सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कौन सवाल? चाय सबसे पहले कहाँ के लोग पिए थे? चीन के लोग पिए थे। रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। अखबार सबसे पहले कौन पढ़े होंगे, या पहला अखबार क्या रहा होगा? तो बंगाल गजट। ये सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन कई प्रक्रियाएं ऐसे भी हैं जिनमें समय का निर्धारण करना मुश्किल काम है। जैसे उदाहरण है यहाँ, भारत के लोगों द्वारा पहली बार चाय पीना। पहली बार कौन चाय पिया होगा ये तो ज्ञात करना मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात है, ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए तारीख निर्धारित करना। ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में पहली बार शासन कब स्थापित किया गया था। हमें पता है कि ब्रिटिश जो थे वो व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे और व्यापार के पीछे अपना वो शासन भी स्थापित करना शुरू कर दिए। प्लासी और बक्सर के युद्ध उनके पैर भारत में मजबूती से जमा दिए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय में ये घटनाएं हुई। अतः इनमें तारीखें निर्धारित करना मुश्किल काम है। तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की तारीख तय करना। राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ? जैसे 1857 की क्रांति, वो अचानक 1857 में फूटी, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कारण थे जो इस क्रांति को अंजाम देने के लिए उत्तरदायी थे। ये बदलाव लंबे समय में होते हैं, लेकिन एक निश्चित दिन इसका विशेष लक्षण दिखाई देता है। हाँ, तारीखों का भी महत्व था उस समय, जब इतिहास को युद्धों और घटनाओं से ही आंका जाता था। कब कौन राजा बना, उसका विवाह कब हुआ, वो कौन सा युद्ध किया, उसके कितने बच्चे हुए, कब मरा, उसके बाद कौन राजा बना, इत्यादि सवाल जो हैं ये हमें तारीखों के महत्व लोग देख रहे थे। इतिहास में गवर्नर जनरलों की भूमिका। इतिहास में गवर्नरों एवं उनके कार्यों को पढ़कर ऐसा लगा कि उनके जीवन एवं कार्यों के अलावा अन्य कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं थे। अर्थात उनके जीवन एवं कार्यों को इतना मुख्य बना दिया गया था कि आम नागरिकों का कुछ महत्व ही नहीं रहा। इनके नामों से इतिहास में अध्याय बन जाते हैं।
जो भी गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स से लेकर माउंट बेटन तक, इनके नाम से एक एक अध्याय बन गए हैं, जिनका सामंजस्य एक दूसरे से बना है। अब इतिहास को कैसे पढ़ते हैं ये देखते हैं। इतिहास को टुकड़ों या अध्यायों में बांटकर पढ़ते हैं ताकि हर अध्याय से सामंजस्य बना रहे। आसानी से समझने के लिए क्रमवार पढ़ना भी जरूरी है। कहानी को पेश करने वाले घटनाओं से ही इतिहास में कहानी की शुरुआत होती है, जिससे कहानी आसानी से समझ में आ जाए। अब इतिहास का विभाजन देखते हैं। जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, 1817 में भारत का इतिहास लिखे। इनके किताब का नाम था भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को उसने 3 भागों में बांटा। पहला भाग है हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। जेम्स मिल का क्या यह विभाजन सही लगता है? नहीं। हिंदू काल में भी अन्य धर्मों के लोग रहा करते होंगे। मुस्लिम काल में भी राजाओं का धर्म तो मुस्लिम था, लेकिन अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों के अलावा अन्य जातियों के लोग यहाँ रहते थे। अतः शासकों के धर्म के हिसाब से नामकरण करना उचित नहीं है। विभाजन का कारण क्या रहा होगा? हर काल खंडों की खासियतों को पकड़ना, यानी कि हर काल खंडों की जो खास बात है, यानी कि हिंदू काल में हिंदू राजा थे, हिंदुत्व जो था वो खास बात है, और मुस्लिम काल में मुसलमान राजा थे, ये खास बात है। तो इनके खासियतों को पकड़ना, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनसे हम इतिहास के समय को बांटते हैं। मिल को लगा एशिया की सभ्यता यूरोप से पीछे है, अतः इनको सभ्य बनाने के लिए यहाँ अंग्रेजों का शासन होना आवश्यक है। ये भी चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज अधिक समय के लिए रहें, ताकि भारत भी यूरोप के देशों के साथ सभ्य बन सके। क्या हिंदू काल या मुस्लिम काल में बांटना उचित है? नहीं। अगर हिंदू काल या मुस्लिम काल में बांटते हैं तो आम लोगों के जीवन में क्या कौन सा धर्म था ये पता नहीं लग सकता। आम आदमी कौन सा धर्म मानते थे, या फिर कई राजा ऐसे रहे होंगे जो हिंदू के अलावा दूसरे धर्म को मानते रहे होंगे, या मुस्लिम राजाओं के समय में कुछ राजा हिंदू भी रहे होंगे। तो इस तरह से हिंदू काल और मुस्लिम काल में बांटना सर्वथा उचित नहीं है। मिल की धारणा। भारत के लिए मिल ने कुछ धारणा का निर्माण किया था। जैसे पहली धारणा है, मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। अंग्रेजों के आने से पहले ये मानते थे कि यहाँ मुसलमान तानाशाहों का शासन था, यानी कि यहाँ के भारतीयों की दशा बहुत ही खराब थी। जो तानाशाह थे भारतीय जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। यहाँ जाति पाति, यहाँ के समाज के वर्णन के बारे में मिल कहते हैं, यहाँ जाति पाति धर्म और अंधविश्वास का बोलबाला था। अर्थात यहाँ जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। ये मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं। अर्थात मिल ये मानते थे कि अंग्रेजी राज्य भारत में बनी रहे। अंग्रेज भारत में यूरोपीय सिस्टम, उनका मानना था कि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो भारतीयों को शिष्टाचार, कला और संस्थानों और कानूनों की शिक्षा देंगे, और इस तरह से भारतीय भी सभ्य बन जाएंगे। ये भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीयों का जीवन भी सुखी व संपन्न रहे। अब जो ये मिल विभाजन किए हैं भारतीय इतिहास का 3 भागों में, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, उसके बारे में ये उपसंहार है। किसी काल को धर्म के नाम से जानना कितना सही था? ये सही नहीं था, क्योंकि सभी दौरों में, यानी सभी समयों में एक साथ बहुत सारे धर्म चलते हैं। अगर धर्म के नाम पर काल विभाजन हुआ तो इसका अर्थ है कि अन्य लोगों के जीवन का कोई मतलब नहीं था। जो मतलब था वो राजाओं के धर्म का ही था। अब भारतीय इतिहासकारों ने भी भारत के इतिहास का काल विभाजन किया है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास।
इतिहास का यह विभाजन भी पूर्णतः सही नहीं माना गया। आधुनिक काल के बारे में कुछ धारणाएं थी। आधुनिक काल को तर्क, विज्ञान, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का युग माना जाता था। मध्य काल में ये विशेषताएं नहीं थी, लेकिन इसे अपनाया नहीं जा सकता। क्यों? इस आधुनिक काल नामकरण जो हुआ है इसको अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो हमें ये चीजें प्राप्त नहीं थी। हमारे साथ विज्ञान, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का व्यवहार होता ही नहीं था, तो हमें आधुनिक काल नहीं कर सकते समय। और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, क्योंकि अंग्रेज उस समय भारतीयों का शोषण कर रहे थे, इसलिए विकास और प्रगति का काल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे इतिहासकार आधुनिक काल को एक और नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? औपनिवेशिक काल। जैसे इस औपनिवेशिक काल में अंग्रेज हमारे देश को जीते और राजाओं को नियंत्रण में रखा। इस काल को, इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण को देखते हैं क्या है। जब एक देश के दबदबे दूसरे देश में राजनीतिक आर्थिक बदलाव लाते हैं तो इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे भारत और इंग्लैंड, भारत पर इंग्लैंड का शासन था, तो भारत जब एक देश, एक धनी देश एक गरीब देश को अपना शोषण का माध्यम बना लेता है, तो जो गरीब देश होता है वो गरीब होता चला जाता है और जो अमीर देश होता है वो अमीर होता चला जाता है। इस तरह की क्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तारीखों का महत्व क्या है इतिहास में? प्राचीन समय में इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। जैसे लोग मानते थे कि इतिहास तो बड़ी उबाऊ है और इसमें तारीखों को रटते चले जाओ, इतिहास ऐसे ही तैयार हो जाएगा। क्या यह धारणा सही है? नहीं। इतिहास में जो बदलाव आया देखते हैं उसके बारे में। इतिहास अलग अलग समय के बदलावों के बारे में होता है। इसका तात्पर्य है कि पुराने समय में चीजें कैसी थी और उसमें क्या परिवर्तन आया है। दूसरी बात, दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उसको वैसे ही मान लेते हैं। क्या वो प्राचीन समय में भी ऐसे ही था? नहीं, प्राचीन समय में वो ऐसे नहीं था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने विद्यालय का। कुछ साल पहले हमारा विद्यालय ऐसे नहीं था जैसे इस समय दिखाई देता है। उसके बिल्डिंग जैसे थे वैसे नहीं थे, काफी परिवर्तन आ गए हैं। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही हर क्षेत्रों में है। हमारे मन में भी कभी कभी ऐतिहासिक सवाल उठते हैं, जैसे चाय या कॉफी पीता हुआ देखकर ये सोचते हैं कि सबसे पहले चाय कौन पिया होगा, भारत में सबसे पहले चाय कौन पिए होंगे, या फिर चाय किस देश में सबसे पहले पिया गया होगा। तो चाय सबसे पहले चीन में पिए थे लोग, चीन के लोग चाय का स्वाद लिए थे पहले। और दूसरा सवाल, जब रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति बाहर झांक के देखता है तो उसके मन में जरूर ये सवाल आता है कि रेलगाड़ी कौन बनाया होगा और सबसे पहले रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली होगी, कब चली होगी। तीसरा सवाल है, अगर हम किसी को अखबार पत्र पढ़ते हुए देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अखबार पत्र सबसे पहले कौन पढ़ा होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब होते हैं। भारत का जो पहला अखबार पत्र था वो बंगाल गजट था और सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में बंबई से थाड़े तक चली थी। ये सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कौन सवाल? चाय सबसे पहले कहाँ के लोग पिए थे? चीन के लोग पिए थे। रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। अखबार सबसे पहले कौन पढ़े होंगे या पहला अखबार क्या रहा होगा? तो बंगाल गजट। ये सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन कई प्रक्रियाएं ऐसे भी हैं जिनमें समय का निर्धारण करना मुश्किल काम है। जैसे उदाहरण है यहाँ, भारत के लोगों द्वारा पहली बार चाय पीना। पहली बार कौन चाय पिया होगा ये तो ज्ञात करना मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात है ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए तारीख निर्धारित करना। ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में पहली बार शासन कब स्थापित किया गया था। हमें पता है कि ब्रिटिश जो थे वो व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे और व्यापार के पीछे अपना वो शासन भी स्थापित करना शुरू कर दिए।
प्लासी और बक्सर के युद्ध उनके पैर भारत में मजबूती से जमा दिए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय में ये घटनाएं हुई, अतः इनमें तारीखें निर्धारित करना मुश्किल काम है। तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की तारीख तय करना। राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ? जैसे 1857 की क्रांति, वो अचानक 1857 में फूटी, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कारण थे जो इस क्रांति को अंजाम देने के लिए उत्तरदायी थे। ये बदलाव लंबे समय में होते हैं, लेकिन एक निश्चित दिन इसका विशेष लक्षण दिखाई देता है। हाँ, तारीखों का भी महत्व था। उस समय जब इतिहास को युद्धों और घटनाओं से ही आंका जाता था। कब कौन राजा बना, उसका विवाह कब हुआ, वह कौन सा युद्ध किया, उसके कितने बच्चे हुए, कब मरा, उसके बाद कौन राजा बना, इत्यादि सवाल जो हैं ये हमें तारीखों के महत्व बताते हैं। जनगणना, हर 10 साल बाद लोगों की गणना ही जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं? जन मतलब लोग होते हैं, लोगों की गणना ही जनगणना है। हर 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है, लेकिन सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना करवाया था, और तब से स्वतंत्रता के बाद भी जनगणना हुई 1951 में, और हर साल 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। जनगणना में क्या क्या नोट किया जाता है? लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय। इसके अलावा बहुत सारा सर्वेक्षण भी हुआ, अंग्रेज कराए। वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि। लेकिन इन रिकॉर्डों से बस सरकारी लोग जो सोचते थे वो पता चलता है, आम आदमी क्या सोचते थे अब क्या नहीं पता चलता है इन रिकॉर्डों से। आगे देखते हैं। रिकॉर्ड विशाल भंडार से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड हैं। ये क्या है? सरकारी रिकॉर्ड हैं, जिनसे सरकारी बातें ही पता चलती हैं, सरकारी लोग क्या सोचते हैं वो पता चलती हैं। उनकी दिलचस्पी और सोच किधर था वो चीजें दिखाई देती हैं। दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, दूसरे लोग यानी कि आम जनता क्या महसूस करती थी, इन बातों का कोई जिक्र नहीं है इसमें। इन बातों का पता लगाने के लिए दूसरे स्रोतों जैसे लोगों की डायरियों, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण और लोगों की आत्मकथाएं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना होगा। यानी कि अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोग डायरियां लिखते थे, तीर्थ यात्राओं के विवरण लिखते थे, यात्रियों का संस्मरण होता था, लोगों की आत्मकथाएं होती थी और पत्र पत्रिकाओं होती थी, जो अभी भी रखी गई हैं संग्रहालयों में या अभिलेखागारों में, तो उनको पढ़ सकते हैं। छपाई के बाद अखबार, कवियों और लेखकों के लेखों से भी आम लोगों की भावनाओं का पता चलता है। लेकिन ये तो उनकी बात हो गई जो पढ़ना लिखना जानते थे, और जो उस समय पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जैसे मजदूर, आदिवासी, किसान, वे क्या सोच रहे थे, वे किन अनुभवों से गुजर रहे थे, इनके बारे में हम पता लगाने के लिए कहीं और कुछ और पढ़ेंगे, और उसको पढ़ेंगे हम लोग अगले अध्याय में।